टेंथ विज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड 2025 या कोई भी बोर्ड हो उसमें हम इन क्वेश्चनों को अवश्य देखेंगे। इसमें पहला ही क्वेश्चन है संयोजन अभिक्रिया। ये संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं या वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, संयोजन का अर्थ होता है संयोग अर्थात जोड़। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलें और एक नया पदार्थ का निर्माण करें उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हो उदाहरण में कि कैल्शियम ऑक्साइड एक अलग यौगिक है और जल एक अलग यौगिक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड और जल दोनों अभिक्रिया करते हैं तो CaOH का उल्टाइज जो भुजा चूना होता है वो बनता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि CaO एक अलग और H2O दो अलग अलग यौगिक हैं। इन दोनों ने मिलकर केवल एक यौगिक बनाया है, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। और इसी के विपरीत वियोजन अभिक्रिया में क्या है कि इसमें कोई एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक यौगिकों में बदल जाता है। जैसे आप यहाँ देखिए CO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको अगर हम थोड़ा गर्म कर देंगे तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में ये अपघटित हो जाता है। इसलिए इस अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ ये इन सारी चीज़ों को हम, और इसके बाद आप बात करते हैं ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया की। तो आइए जान लेते हैं वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें ऊष्मा निकलती है। और जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो इन दोनों में बेसिकली छोटा सा अंतर है कि जिसमें ऊष्मा निकलती है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं और जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C+O2 कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड देता है प्लस ऊष्मा देता है, यानी इसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है। और इसमें CaCO3 प्लस ऊष्मा, इसे यानी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा देनी पड़ती है, तब जाकर उसमें से CaO और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। रेडॉक्स अपचयन तथा उपचयन, यहाँ गलती हो गई है उपचयन, तो इसको सही कर ले उपचयन। तो ऑक्सीकरण क्या होता है? वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो तथा हाइड्रोजन का निष्कासन हो, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रही हो और हाइड्रोजन निकल रही हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण। और इसका विपरीत कि जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना होने की बजाय क्या हो, निकलना हो और हाइड्रोजन का योग हो, उसे हम अपचयन बोलते हैं। अब यहाँ उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। ये उदाहरण दिया है कि वह अभिक्रिया, चलो रिडक्स अभिक्रिया को समझ लेते हैं पहले कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ साथ होते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ साथ होते हैं उसे हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन अभिक्रिया करके Cu प्लस H2O बनाते हैं। तो CuO से आप देख रहे होंगे कि यहाँ से ऑक्सीजन निकल गई है और H2O में ऑक्सीजन जुड़ गई है। तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना भी है, ऑक्सीजन का निकलना भी है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अब इसी में अगर आगे बढ़ें तो अम्ल, क्षार व लवण, तो जो जल में H+ आयन देता है उसे हम कहते हैं अम्ल। जो जल में H+ आयन देता है वो अम्ल कहलाता है। जैसे HCl है, H2SO4 है ना। आर्हीनियस ने परिभाषा दी तो हम कह सकते हैं आर्हीनियस के अनुसार वे हाइड्रोजन युक्त पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं
अम्ल कहलाते हैं। और क्षार के बारे में हम कह सकते हैं कि जो जल में OH आयन देते हैं उसे हम क्षार कहते हैं। तो इसकी भी आ रही है इसके अनुसार कि हाइड्रोजन युक्त वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। ठीक है, अब कुछ क्षारों के एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे NaOH, KOH, ये आपके क्षार हैं। अब लवण की बात करते हैं कि जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार से कराई जाती है तो लवण और जल बनते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से भी हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लवण सीख रहे हैं कि जब अम्ल की क्रिया क्षार से कराते हैं तो जो बनता है पदार्थ उसको हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। जैसे NaCl क्या है, एक लवण है। आगे बढ़ते हैं, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा बनाने की विधि, इसका नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है वो नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये बनाने की विधि, इसको बनाने की और भी विधि हैं, लेकिन यहाँ पर एक हमने विधि को लिया है जिसमें NaCl, अमोनिया, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, चार पदार्थों को जब अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं, वो प्राप्त होता है। और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl ये प्राप्त होता है। अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं कि बेकिंग सोडा का आप सभी जानते हैं केक बनाने में, है ना, हम अपने घरों में केक बनाते हैं, उसमें इसका उपयोग करते हैं। और अग्निशामक यंत्रों में भी हम बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ें तो इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है धावन सोडा। तो इस धावन सोडा का क्या फॉर्मूला होता है, Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O। अब ये बनाने की विधि कि हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसी को अगर हम गर्म कर दें तो हमारा Na2CO3 प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीन अलग यौगिकों में अपघटित हो जाता है। तो ये धावन सोडा बनाने की विधि है। अब इसका उपयोग की अगर हम बात करें तो जल को मृदु करने में, जो कठोर जल होता है उसको मृदु करने में, कांच व साबुन के उद्योग में भी हम धावन सोडा का उपयोग करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की तरफ। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसका सूत्र क्या है, बनाने की विधि क्या है और इसका उपयोग क्या है, समीकरण क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो इसका सूत्र की अगर हम बात करें तो इसका सूत्र होता है CaSO4 1/2H2O। अब ये बनता कैसे है कि जब हम जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर, जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 और 2H2O, जिप्सम का हमारा सूत्र होता है CaSO4 2H2O। और जब हम जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म कर देते हैं तब हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस और जल के अणुओं में अपघटित हो जाता है। तो ये तो आपको बनाने की रिएक्शन रही। अब इसके बाद अगर हम बात करें इसका उपयोग, तो टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने में हम देखते हैं, नवरात्रि जो वगैरह आते हैं या हमारे गणेश उत्सव जब होता है तो वहाँ हम बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बाज़ार से खरीद कर लाते हैं। तो वो मूर्तियाँ जो बनी होती हैं वो इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी होती हैं, है ना। घरों में मिट्टी के खिलौने बर्तन वगैरह होते हैं, या हम अपने घरों में जो सीलिंग कराते हैं छतों पर नीचे की तरफ से, तो अपने घरों की छतों को एकदम अच्छे तरीके से डेकोरेट करने में भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है pH मान से आप क्या समझते हैं, तो इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो pH मान किसी विलयन की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है। तो जब हमें किसी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता का पता लगाना है तो उसके pH मान से हम उसका आकलन कर सकते हैं। जैसे किसी पदार्थ का pH मान अगर 7 से कम होगा तो वो अम्लीय होगा, 7 होगा तो वो उदासीन होगा, 7 से अधिक होगा तो वो क्षारीय होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं धातु, अधातु व मिश्र धातु। तो धातु के बारे में समझते हैं
कि धातु जो होते हैं वो ऊष्मा तथा विद्युत के चालक होते हैं, और ये विद्युत के चालन होते हैं। इनमें तन्यता का गुण भी होता है, पीटने पर आवाज़ भी करते हैं, और भी इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे उदाहरण में हम लोहा, तांबा, ये सब हमारी धातु हैं। और अधातुएं जो हैं ये विद्युत के चालक नहीं होते, है ना, ये पीटते हैं तो आवाज़ नहीं करते, इनमें तन्यता का गुण नहीं होता, है ना। तन्यता मतलब कि इनसे पीटकर इनसे अन्य प्रकार की, है ना, हम वस्तुओं जैसे लोहे से पीटकर उससे छोटे छोटे हम और गाटर, जंगला, तार वगैरह बना सकते हैं, वैसी चीज़ें बना सकते हैं। तो ये तन्यता का गुण होता है। मिश्र धातु, जब दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण होता है उसे हम मिश्र धातु कहते हैं। जैसे पीतल, पीतल क्या है, एक मिश्र धातु जिसमें तांबा और जिंक का मिश्रण होता है। तो जब दो धातुओं का मिश्रण बन जाता है उसे हम मिश्र धातु कहते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें तो इसमें हम संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में समझते हैं। तो पहली चीज़ यहाँ पर एक शब्द आया है हाइड्रोकार्बन, इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि वे पदार्थ जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त यानी सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, एकल आबंध के द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे यहाँ मीथेन लिखा है, कई मैथेन भी बोलते हैं इसको, जैसे मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सब संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इसमें हम एल्कीन और एल्काइन दोनों आते हैं। एल्कीन में आएगा आपका एथीन, मैथीन, प्रोपेन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन इत्यादि। और एल्काइन में आता है आपका एथाइन, है ना, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन इत्यादि। तो इस प्रकार से आपके संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर या इन दोनों पर एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो इन 10 क्वेश्चनों को अभी हमने देखा, अब आगे की वीडियो में आगे के क्वेश्चनों को देखेंगे। अगला टॉपिक है सजातीय श्रेणी। तो सजातीय श्रेणी एक ऐसे कार्बनिक यौगिकों का समूह है जिसका सामान्य सूत्र समान होता है और लगातार सदस्यों में CH2 का अंतर होता है। जैसे अगर हम एल्किन के श्रेणी के सदस्य में मैथेन और एथेन, एथेन और प्रोपेन, प्रोपेन और ब्यूटेन में अंतर देखें तो इसमें केवल CH2 का अंतर आएगा। ऐसे मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल और प्रोपिल एल्कोहल, इनमें अगर हम अंतर देखें तो उनमें केवल CH2 का अंतर होता है। तो यानी हम सजातीय श्रेणी के बारे में इतना समझ सकते हैं कि सजातीय श्रेणी ऐसे कार्बनिक यौगिकों का समूह है जिनका सामान्य सूत्र समान होता है और लगातार सदस्यों में CH2 का अंतर होता है, उसको हम सजातीय श्रेणी कहते हैं, ठीक है। और उन यौगिकों के, उन तत्वों के, उन पदार्थों के रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन उनके भौतिक गुण क्रमश बदलते रहते हैं। उदाहरण जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल में अभी समझाया कि पहला है मैथेन, फिर है एथेन, फिर है प्रोपेन। तो मैथेन और एथेन CH4 और C2H6 में अगर आप अंतर देखेंगे तो यहाँ केवल एक कार्बन की संख्या बढ़ी है और हाइड्रोजन की संख्या 2 बढ़ी है। तो मैथेन और एथेन में केवल CH2 का अंतर है, इसी श्रेणी को सजातीय श्रेणी कहते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। खनिज तथा अयस्क में अंतर बताइए। खनिज वे पदार्थ होते हैं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं या संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थों को, यौगिकों को हम खनिज कहते हैं, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की पपड़ी में पाए जाने वाले प्राकृतिक पदार्थ खनिज कहलाते हैं। और अयस्क क्या होते हैं कि वे खनिज जिनसे धातु अधिक रूप से निकाली जा सके उसे हम अयस्क कहते हैं। तो खनिज
जो प्रकृति में जिस प्रकार से हमें प्राकृतिक पदार्थ मिलते हैं उन्हें तो हम खनिज कहते हैं, और उन्हीं खनिजों से हम धातुओं को अधिक से अधिक मात्रा में और कम खर्च पर आसानी से सुगमता से निकाल सकें, उसे हम खनिज कहते हैं। यहाँ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स कि प्रत्येक अयस्क तो खनिज होता है, परंतु हर खनिज अयस्क नहीं होता। ठीक है, अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, IUPAC नामकरण। तो यहाँ पर कार्बनिक यौगिकों को अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार नाम देना IUPAC नामकरण कहलाता है। इसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला, उपसर्ग एवं प्रत्यय का ध्यान रखा जाता है। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में या कार्बन कार्बन के बीच में हम एक तो बॉन्डिंग का ध्यान रखते हैं और कार्बन की संख्या का ध्यान रखते हैं। ठीक है, आगे हम अगला टॉपिक लेते हैं सावनीकरण। तो यहाँ सावनीकरण की परिभाषा क्या है कि एस्टर की क्षार के साथ अभिक्रिया से साबुन व एल्कोहल बनते हैं। यह अभिक्रिया साबुन बनाने में प्रयोग होती है। इसकी अगली वीडियो में इसकी जो समीकरण है उसको हम डिटेल से समझाएंगे। अभी हम